गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो पहुंच रहा है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो। तो ये क्लास स्टार्ट करने का आपका मेन पर्पस है कि अब यूडीसी एग्जाम आपका 30 जुलाई को होने जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल अब बकल अप हो जाना है। अब जो आपका रिमेनिंग ये टू वीक्स का टाइम बचा है, ये प्योरली आपका आपका किस पे फोकस होना चाहिए? ये प्योरली आपका फोकस होना चाहिए रिगार्डिंग योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ द टाइम। ठीक है, रिवीजन अब स्टार्ट नहीं किया है तो भैया कर दो, अब और कोई टाइम नहीं आएगा रिवीजन के लिए, यही आपके पास टाइम है, इसी को आप रिवीजन में यूटिलाइज करें। ठीक है सर, तो आज हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम का पॉलिटी है, पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर पॉलिटी वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन, इसी तरह से ज्योग्राफी के, इसी तरह से हिस्ट्री, जनरल साइंस, जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रेलिवेंट हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? देखो, टैक्सेस अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, कुछ लोकल गवर्नमेंट लेती है। तो ये क्वेश्चन आपका डील करता है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, लैंड रेवेन्यू टैक्स है। इंटरटेनमेंट टैक्स आपने देखा होगा, कोई भी मूवी आती है तो कुछ स्टेट्स अनाउंस कर देते हैं इस मूवी को हम टैक्स फ्री कर देंगे, इस मूवी को टैक्स फ्री कर देंगे। तो वो टैक्स फ्री में कौन सा टैक्स हटा रहे होते हैं? तो वो इंटरटेनमेंट टैक्स हटा रहे होते हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ इंटरटेनमेंट टैक्स कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है ये। लग्जरी टैक्स लाइक जैसे आप किसी बड़े से स्पा में जाते हो, है ना, मसाज वगैरह करवाते हो, तो ये लग्जरी है। ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ के लिए बेसिक नीड नहीं है, पैसा है तो आप करवा रहे हो, तो वो लग्जरी में आ जाती है। तो लग्जरी पे भी टैक्स लेती है सरकार। लैंड रेवेन्यू ये एक तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है ना, ये म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में जाता है। तो ये तीनों टैक्स अगर आप देखोगे तो कौन कलेक्ट करता है? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे टैक्स आप ध्यान रखना, ये सब कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? देखो, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इन पॉलिटी। अभी आप फायरमैन का एग्जाम पेपर उठा लो, उसमें पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट अगर होता है तो उनको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है, ये किस आर्टिकल में लिखा है? ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो कमेंट करके बताइए, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से कौन सा आर्टिकल डील करता है? देखो, इसमें हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं भी किए हैं, जो डिस्कस किए भी हैं। ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बताइए सर। हाँ जी, ए देखो, आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक ये बेसिकली आपके वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड डील करते हैं। जैसे आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ये कौन सा आर्टिकल है? 63।
वाइस प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हमने पढ़ा है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 52 से 151, ये यूनियन से डील करता है। इसके 3 पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड योर जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इसमें एग्जीक्यूटिव में कवर होते हैं आर्टिकल 52 से 78, लेजिस्लेटिव आ जाता है 79 से 123 और जुडिशरी आ जाता है 124 से 147, और जो 148 से 151 है वो कैग के आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो 52 से 78 इसमें आपका प्रेसिडेंट आता है, इसमें आपका वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से 78 में कवर होते हैं। तो इसी में आपको वाइस प्रेसिडेंट मिलेगा, सेकंड पर्सन इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइस प्रेसिडेंट डील करता है आर्टिकल 63 से 67, जिसमें 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, और 64 कहता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो आपने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी, ये मैंने कई बार बताई है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये लिखा है आर्टिकल 64 में। और 65 बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मान लो प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट अभी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 65 था। और जो 66 है सर, 66 डील करता है विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा होगा, राज्यसभा के मेंबर होंगे और यही होंगे। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर। प्रेसिडेंट में तो ये होता है लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा कोई झंझट नहीं, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें स्टेट असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 67 डील करता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा? 5 इयर्स होगा। ये आर्टिकल 67 करता है। ठीक है, चलो जी। और एक आर्टिकल और मैंने 68 सिंपल ये कहता है कि वो वैकेंसी होने से पहले पहले इलेक्शन करवा के दोबारा से वैकेंसी फिल करनी है वाइस प्रेसिडेंट की। 68 ये बोलता है। 69 बहुत इंपॉर्टेंट है। 69 में क्या है? ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिखी है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या ओथ लिखेंगे, क्या ओथ लेंगे, ये किस में लिखी है सर? आपका आर्टिकल 69 में। तो 69 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? यस और नो? तो यहां तक क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ठीक है, तो आर्टिकल 66 आपसे पूछ लिया, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट की ओथ से रिलेटेड है। और 71 कहता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो उसे कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और ये आपका अभी पूछा गया था फायरमैन के एग्जाम में, आर्टिकल 71 ही पूछा गया था। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये तो सर हलवा, ये सबसे अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ जी, क्या आंसर लगा रहे हैं इसका? वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होना चाहिए? ये अभी मैंने बताया है। वाइस प्रेसिडेंट का
टर्म कितना होना चाहिए, बिल्कुल 5 साल का टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट का। वो 5 साल किस दिन से काउंट करते हैं, ये याद करो। अभी आर्टिकल 67 पढ़ा था, आर्टिकल 67 में मिला है कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होना चाहिए, 5 इयर्स का। किस दिन से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ही और शी अज्यूम्स ऑफिस। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन से नहीं, जिस दिन से वो ऑफिस अज्यूम करेंगे उस दिन से अगले 5 साल तक का जो टाइम है वो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे सर आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट फिर उसको ओथ दिलवाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो टेन्योर हो गया 5 इयर्स, आसान था। अगला क्वेश्चन और आसान है, मैंने तो क्लास में कई बार रटाया इसको। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। हाँ जी सर, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, बताइए जरा। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। हाँ जी, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये आपके लिए बोनस होना चाहिए, सबसे बनना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि वो राज्यसभा का चेयरमैन है बट नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसे स्पीकर होता है, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, बट स्पीकर इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, उन्हीं में से एक इलेक्ट होकर स्पीकर बनता है। बट राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का भी चेयरमैन होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, ये आप यूएसए से देख सकते हो, ठीक है। यूएसए में भी 2 हाउस होते हैं, एक होता है कांग्रेस, एक होता है सेनेट, ठीक है। तो उनका सेनेट का चेयरमैन कौन होता है, उनका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये हमने कहां से बोरो किया है, यूएसए से बोरो किया है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द आर्टिकल deals with the appointment of the prime minister and other ministers। हाँ जी, which one of the following article deals with the appointment of prime minister and other ministers। इसमें अगर आपको डाउट आना चाहिए तो 2 आर्टिकल्स में आना चाहिए, अगर थोड़ा सिंसियरिटी से आपने पढ़ाई की है और बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो आप क्लियरिटी से आंसर बता पाओगे, ठीक है। हाँ, तो 2 में डाउट रहना चाहिए। इसमें आता है तो आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 में डाउट आता है। हाँ जी सर। देखो आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 75 में, ठीक है। तो 74 75 में कंफ्यूजन होती है, तो अपॉइंटमेंट की बात ध्यान रखना, कहाँ लिखी है, आर्टिकल 75 में लिखी है।
ठीक है सर। हाँ जी, देखो पॉलिटी में ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी आपको नोट्स में कवर कराए गए हैं, ये सब आपके नोट्स में मिल जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये ज़रूर ज़रूर करके जाएं। और क्वेश्चन ज़्यादातर आप देखोगे आर्टिकल से ही आता है, वो सिंपल आर्टिकल पूछता है आपसे पॉलिटी में, है ना। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा पार्ट है प्रेसिडेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका, सबसे पहले आपको जो पॉलिटी में कंप्लीट करना है वो है फंडामेंटल राइट्स, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटी इज प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी सारे पार्ट्स आप भूल जाएंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी इनको दे दिए। आई होप बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो सब सही चल रहा है, आगे बढ़े सर। सवाल कितने लोगों से बन रहे हैं? हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने 5 सवाल करे, 5 में से 5 कितने लोगों के सही हैं? हैंड रेस करके बताएं एक बार। 5 सवाल हम लोगों ने करे, पांचों में से पांचों सवाल कितने लोग सही कर पा रहे हैं? तब तक, जब तक आप लोग हैंड रेस करते हैं, तब तक हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सारे क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, अभी पिछला बन पाएगा। चलो 4 भी बन रहे, दैट इज गुड। 4 भी बन रहे तो अच्छा स्कोर है। अगर 5 में से 4 भी बन गए मतलब आपने तैयारी करी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो सर क्या ही बताएं ना, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर आर्टिकल 75 ही यही है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अटेंड अपॉइंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। जैसे लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? उसका हेड, उस पार्टी का हेड प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, अब वो कितने लोगों को मिनिस्टर्स बना सकता है, इसकी एक लिमिट फिक्स करी गई है। अगर वो लिमिट फिक्स ना करी जाती तो पता चलता प्राइम मिनिस्टर साहब जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में उनको सपोर्ट करते हैं सबको क्या बना देते? मिनिस्टर बना देते। तो हमें एक नंबर फिक्स करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो वो नंबर क्या है? तो वो ध्यान रखना, दैट इज 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ये मैक्सिमम है। टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने बन सकते हैं? ठीक है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके वो होगा 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, वो होगा 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो करेक्ट आंसर इज डी, 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। एट प्रेजेंट का मतलब है सैंक्शनड स्ट्रेंथ बतानी है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टाइम स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ तो चेंज होती रहती है। यहां पर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। मैं यहां पर पूछने का पर्पज है सैंक्शनड स्ट्रेंथ की मतलब मैक्सिमम अलॉटमेंट कितनी, कितने मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब आपके नोट्स में पढ़ाया हुआ है। हाँ जी सर, बताइए जरा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस हो सकते हैं?
34 जजेस हो सकते हैं, ठीक है, 34 जजेस हो सकते हैं। और प्रेजेंट में अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, एट प्रेजेंट 32 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, एट प्रेजेंट 32 जजेस हैं, बट सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है? सैंक्शनड स्ट्रेंथ इज 34 जजेस, ठीक है। आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम पूछ सकता है, ठीक है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है सर, बताइए। बिल्कुल, अभी प्रेजेंट जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दैट इज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। और अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद अगर हम बात करें, इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो उनका भी नाम ध्यान रखिएगा। जैसे एक बार फर्स्ट सिलेक्शन कमिश्नर पूछ लिया था सुकुमार सेन को एसआई के एग्जाम में, तो ध्यान रखना फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया, ठीक है, या जे हटा दो, जस्टिस हीरालाल कानिया, इतना याद रख लेना, काम बन जाएगा, ठीक है, जस्टिस हीरालाल कानिया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिंचिन जी, ठीक है। आर वेंकट रमन तो नहीं है, तो चलो इस पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इनमें से क्या क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की? बिल्कुल, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? यानी वो केसेस जहां पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जैसे अगर यूनियन और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, सेंटर और मतलब स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन, जब आप सुप्रीम कोर्ट अपील करके जा सकते हो, जैसे हाई कोर्ट के बाद जब आप अपील करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो दैट इज अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी जजेस को अपॉइंट करना। जैसे मान लो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, तो टेम्परेरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ टेम्परेरी जजेस चाहिए, तो हाई कोर्ट से कुछ टेम्परेरी जजेस को अपॉइंट कर लेगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। एक जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि सरकार कोई भी डिसीजन लेगी, सरकार कोई भी क्या कहते हैं कानून पास करेगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करेगी, तो ये सारी चीजें किसमें कवर होती है? जुडिशियल रिव्यू में। यानी ये सारी चीजों के ऊपर जुडिशरी अपना जजमेंट दे सकती कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये हमने कहां से बोरो किया है, ये ध्यान रखना, यूएसए से बोरो किया है। जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। यूएसए में भी यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने अपनी जजमेंट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू को एक पार्ट माना था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसी चीज को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोरो किया है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से बोरो किया है? यूएसए से। तो ये सारी चीजें, दीज आर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये ऑल ऑफ द अबव आर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्हीं ने मुझे बैच ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9990784642, ठीक है।
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या नए बैच के रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस नंबर का, ठीक है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन चीफ जस्टिस और अदर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। बताइए सर। Who amongst the following appoints the Chief Justice and other judges of the Supreme Court? Prime Minister, Vice President, Home Minister, or your President? हाँ, मुर्मू जी लिखो पहले तो आप लोग। और मुर्मू जी कौन है? प्रेसिडेंट है ना। हाँ, तो अपॉइंट करने का जो काम होगा वो प्रेसिडेंट का है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करेगा नहीं सर। इनको अपॉइंट करने का जो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ कलेजियम सिस्टम। और कलेजियम सिस्टम में कौन कौन होता है आपका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये होते हैं कलेजियम सिस्टम में। और कलेजियम सिस्टम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में सीन ऐसा रहता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो सीनियर मोस्ट क्या बन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कोई पंगा नहीं है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो क्या बन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अपॉइंट करने का काम सर किसका है? प्रेसिडेंट का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। तो 10 क्वेश्चन हो गए। 10 में से मिनिमम 8 क्वेश्चन कितने लोगों के सही है? एक बार हैंड रेस करिए। 10 में से मिनिमम 8 क्वेश्चन कितने लोगों के सही है, ठीक है। अच्छा, अगर इससे कम किसी के जा रहे हैं तो ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन लो। इसका मतलब ये है कि आपको अभी मेहनत की जरूरत है। टेंशन तो देखो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि अभी आपको और मेहनत की जरूरत है। और अगर आपने चीजें पढ़ी है तो डेफिनेटली आपने रिवीजन नहीं किया है, ठीक है। रिवीजन की कमी से ही ऐसा सब कुछ बनने को मिलता है, ठीक है सर। रिवीजन करें बिंदास। चलो 50-50 जा रहे हैं, चलो ठीक ही है। मेहनत करो सर, है ना। क्वेश्चन इसी तरह के आपको मिलेंगे, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जीके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में मेनली वो अरुणाचल का ही पूछेंगे, तो अरुणाचल जीके मैंने आपको कई बार पढ़ाई भी हुई है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में चले आएंगे, सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अरुणाचल जीके की, वहां से आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। एलडीसी के लिए जीके का ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। 9990784642 इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आपको सारी जानकारी रिगार्डिंग द बैचेस प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है सर। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जीएस का मतलब क्या है? जीएस का मतलब यही पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। जीएस जीके एक ही चीज का, एक ही चीज में हमेशा काउंट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो बन रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं बन रहे हैं सर? यहां तक सर चीजें समझ में आ रही हैं तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी, चीजें क्लियर हो रही, गिव मी अ थम्स अप। अटेम्प्ट सर जरूर करिए ना। अब सर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही मौका है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थोड़ा एग्जाम के लिए भी हिम्मत बढ़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है 52 से 78 के बीच, ठीक है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ रहा है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 71 में आता है, 74 में आता है, 72 में आता है, 75। अगर आप अभी तक 10 क्वेश्चन बनाते आ रहे हो तो आपको पता है सर 75 इससे डील नहीं करता। 75 किससे डील करता है? 75 कहता है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो 75 तो सर आंसर नहीं हो सकता। और इसके अलावा 71 मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। ये 71 था, तो 71 नहीं हो सकता, तो या तो 72 होगा या 74 होगा। इतना तो सर हम पहुंच गए हैं, ठीक है। गादी जी अभी मैं ऑफलाइन नहीं हूँ, बट ऑफलाइन क्लासेस हमारा चल रहा है, तो आप ईटानगर नाहरलगुन में जाके ऑफलाइन के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे को जिसको भी जो जानकारी चाहिए हो 9990784642 इस पे व्हाट्सएप कर देना। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन सारी जानकारी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो 72 या 74 इन दो में से ही कोई एक होना चाहिए रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और अच्छा, अरे 74 भी तो सर मैंने डिस्कस किया था, याद करो कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो 74 भी मैं बता चुका हूं, तो कौन सा बचता है सर? 72 बचता है, बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किस में है? आर्टिकल 72 में है। इसी तरह से गवर्नर की याद रखना, आर्टिकल 161। इसमें 89 ऐड कर दो, किसकी पावर आ जाएंगी? गवर्नर की, आर्टिकल 161, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन करवाता है? अटॉर्नी जनरल, लेजिस्लेटिव मेंबर्स, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ साथ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है वो भी मेरे को बताएं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरे को बताएं, ठीक है। हाँ जी, नाहरलगुन में हाथी माता में सेंटर है। देखो इंडिया में प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गड़बड़ करता है तो कौन उसे कंट्रोल करेगा? लेजिस्लेटिव। इंडिया में लेजिस्लेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में, हमेशा ध्यान रखेंगे। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये सबसे इसेंशियल फीचर है। कल अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो हमेशा ध्यान रखना दैट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ये पूरा हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का समराइजेशन है, ठीक है। तो अगर एग्जीक्यूटिव को हटाना है, इम्पीच करने का मतलब है, इम्पीच वैसे अलग मीनिंग होता है, इम्पीच से आप यहाँ समझ सकते हो यहाँ पे प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि इसको कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव के ऊपर कौन बैठा है? लेजिस्लेटिव। तो इसको कौन करेगा सर? लेजिस्लेटिव। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स करेंगे। इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ यूज होता है इंडिया में। इम्पीचमेंट आइदर हाउस नहीं, बोथ द हाउसेस। स्टार्ट आइदर हाउस में होगा, लोकसभा राज्यसभा कहीं एक में स्टार्ट होगा। देखो इम्पीचमेंट का वैसे मतलब होता है कि बुराई करना। इम्पीच मतलब प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाएगा कि प्रेसिडेंट की बुराइयां गिनाई जाएंगी कि प्रेसिडेंट ने क्या क्या गलतियां की, ठीक है, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का नतीजा होता है कि अगर पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी से डिसाइड कर लिया कि अब प्रेसिडेंट को हटाना है,
तो वो हटा देंगे। इम्पीचमेंट इज द प्रोसीजर टू रिमूव प्रेसिडेंट, है ना, उनकी जो बुराई करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट जो गलतियां गिनाते कि प्रेसिडेंट को क्यों हटाया जा रहा है, उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट ये काम करेगा इम्पीचमेंट का। उसके लिए आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 61 है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होने के लिए। लोकसभा राज्यसभा किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से स्टार्ट होगा फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो लोकसभा में जाएगा। अप्रूवल दोनों हाउसेस का चाहिए होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में। और इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ हम प्रेसिडेंट के साथ यूज करते हैं, ध्यान रखना। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है, बट इंडिया में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ यूज करते हैं। और किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं? इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हो सकता है, एक ही रीजन पे हो सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ, बताइए सर क्या होगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा कुछ किया जो संविधान के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सर प्रेसिडेंट को क्या करा जा सकता है? इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर इम्पीचमेंट। ठीक है, तभी आपका इम्पीचमेंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ध्यान रखना, इम्पीचमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, मेजॉरिटी से हटा सकते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा मेजॉरिटी से, लेकिन वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब उतना डिटेल में मत जाओ क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है, जो काम की चीजें वही आप पढ़ो। अभी एडमिशन करने से यूडीसी, लुमरिंग जी अभी तो फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, लेकिन आप सिलेबस कैसे हम पूरा करा देंगे आपका, है ना। अब मजाक थी है ना कि 15 दिन में पूरा सिलेबस आपको करा दें, बड़ी मेहनत लग जाती 2 महीने में कराने में, आप तो 15 दिन की बात कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अभी के लिए। तो यूडीसी का तो नहीं हो पाएगा। अब जो हम एडमिशन्स ले रहे हैं वो आपका कांस्टेबल एलडीसी इन एग्जाम के लिए ले रहे हैं। सितंबर में कांस्टेबल है ना, फिर उसके बाद नवंबर तक में भी आपका कौन सा CSL वाला एग्जाम है, तो उन एग्जाम के लिए कांस्टेबल एलडीसी इन एग्जाम के लिए अभी, और MTS वगैरह, इनके लिए हम एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, यूडीसी तो सर अब हो ही चुका है, उसके तो हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है बिकी जी अगली बार जब आऊंगा अरुणाचल तब मिल लेंगे बिल्कुल। वाइस प्रेसिडेंट के नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता, इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, वो भी आर्टिकल 61। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट। देखो अभी जो मैं बता रहा था ना, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन ये बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लगा लो सर, इसको करेक्ट कर लो और दिल की ठंडक, दिल को अपने थोड़े ठंडक दो, ये क्वेश्चन तो बन गया। ठीक है, बिल्कुल विक्की जी, बिल्कुल करेंगे खबर। हाँ, ये जस्ट अभी बताया था, आर्टिकल 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट। ठीक है, आर्टिकल जरूर ध्यान रखना, कुछ भी भूल जाना आर्टिकल मत भूलना। ठीक है, घर का एड्रेस भूल जाना, आर्टिकल मत भूलना। चलो क्वेश्चन नंबर 14। सुप्रीम कोर्ट held that preamble is not a part of the constitution in which of the following cases। देखो आज के टाइम में preamble is a part of the constitution, बट पहले एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था preamble is not a part of the constitution। वो कौन सा केस है? बेरूबारी यूनियन केस, उन्नी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मिनर्वा मिल्स, या फिर सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे ये केस क्या था उसकी डिटेल आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट हाँ मैंने कुछ बैचेस में इसको बता दिया था कि तो इसमें हुआ क्या था। करेक्ट आंसर इज बेरूबारी यूनियन केस। तो बेरूबारी यूनियन केस 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल
ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद केशवानंदा भारती केस 1973 में आया था। ठीक है, केशवानंदा भारती केस 1973 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो जब प्रियम्बल को बोल दिया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब अमेंड नहीं किया जा सकता। और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट पलट दी और बोला इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब बोल दिया कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, और अमेंड किया जा सकता है दैट मीन्स कि उस टाइम सरकार इंदिरा गांधी की थी और उनको तो अमेंडमेंट में मजा आता था। तो जस्ट आफ्टर 3 इयर्स 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल को अमेंड कर दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल बदल दिया गया, उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। प्रियम्बल को 42nd अमेंडमेंट 1976 से इंदिरा गांधी ने अमेंड किया, 3 वर्ड्स उसमें ऐड करे। जरा मुझे कमेंट करके बताइए वो 3 वर्ड्स क्या थे। ये क्वेश्चन एपीएसएसबी के इसमें मिक्स हैं भी नहीं भी हैं। ठीक है, कुछ अलग से भी क्वेश्चंस हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चंस आप मान सकते हैं, रिवीजन क्वेश्चंस। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक 42nd अमेंडमेंट को भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी बोलते हैं। 3 वर्ड्स थे सर, 3 वर्ड्स थे, 3 वर्ड्स ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और क्या था सर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और एक वर्ड था इंटीग्रिटी। ठीक है, लिबर्टी नहीं था सर, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो किया था हमने। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड सर ऐड किए थे। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया सिल्विया जी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट इनमें से कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है टू द राज्यसभा? 20, 18, 15 या 12? बताइए सर। How many members are nominated by the president to the Rajya Sabha? बताइए सर, ये तो आसान सवाल है। हाँ जी, बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट के नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल याद रखना चाहो तो रख लेना, आर्टिकल पे ज्यादा फोकस है ना आपके एग्जाम में। तो आर्टिकल 80, तो प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा।
वो मेंबर्स मतलब या तो लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी इन फील्ड में अच्छा काम कर रहे होंगे, उनमें से कोई भी 12 मेंबर उठा के प्रेसिडेंट उनको क्या नॉमिनेट कर सकता है, राज्यसभा का मेंबर। और ये बात हमने कहाँ से ली है, ये बात आपको लिखी मिल जाएगी आर्टिकल 80 में। ठीक है, पहले लोकसभा में भी करते थे, अब लोकसभा में नहीं करते हैं, वो बंद कर दिया। पहले 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे, अब सिर्फ राज्यसभा रह गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हु heads the नीति आयोग एज इट्स चेयरमैन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। बहुत आसान सवाल है सर, बहुत आसान सवाल है। हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन? तो नीति आयोग में मैंने हमेशा से कहा है 3 नाम जरूर ध्यान रखना। एक तो इसके चेयर मिनिस्टर पर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का? ये कह लो वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, और सीईओ कौन है नीति आयोग का। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का। हाँ जी, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाइस चेयरमैन मिस्टर सुमन बेरी। सुमन बेरी इज द वाइस चेयरमैन, सुमन के बेरी है। और सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, पहले अमिताभ कांत रहे काफी टाइम तक, हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी वही याद हो, बट वो G20 में पहुंचा दिए गए। अभी ध्यान रखना, अभी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। वाइस चेयरमैन इज सुमन बेरी। ठीक है, तो ये नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ध्यान रखना। और नीति आयोग का सीधा फंडा है, इसका चेयरपर्सन जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा बाय डिफॉल्ट वो कौन होगा? नीति आयोग का चेयरपर्सन। ये भी एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होंगे क्योंकि ये नीति आयोग के मेंबर नहीं है, बट स्टिल इसको चेयर करते हैं। ठीक है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन चला गया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके मोदी जी कहलाए हैं नीति आयोग। ठीक है, 2015 में नीति आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इज? बड़ा ही आसान सा सवाल है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इज? इंडिया का रजिस्ट्रेशन, इंडिया का सिटीजनशिप अगर आपको बाय रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप को कम से कम, अगर आपका स्पाउस है तो 5 इयर्स करना पड़ेगा इंडिया में। हाँ जी, वो सब मेंबर्स होते हैं, अमित शाह वगैरह। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसके मेंबर हो गए। तो देखो, नीति आयोग ने रिप्लेस किया। नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ, इसमें जो वर्ड है नीति, इसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, वैसे यूडीसी में चांसेस कम है, एलडीसी वगैरह में पूछ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म है। ये बेसिकली है क्या? जैसे जो काम पहले प्लानिंग कमीशन कर रहा था उसी की जगह नीति आयोग ले आए। ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट के, यानी गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, है ना, किस तरह से वर्क एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो ये जो रिसर्च वगैरह वाला सारा काम है ये कौन करता है? नीति आयोग करता है। ये एडवाइस देता है सरकार को कि इस तरह से सरकार को सोच समझ के इस तरह से पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम लोगों को कम टाइम में बेनिफिट हम पहुंचा पाए। ठीक है, तो दैट इज द पर्पस। हाँ जी सर,
यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? जस्ट अभी सर मैंने आपको बताया, ठीक है, वो जो आपका क्या था, हाँ आपका, हाँ वाइस चेयरपर्सन कौन थे? सुमन बेरी जी। और सीईओ कौन है? सीईओ ध्यान रखना वो अमिताभ कांत नहीं रह गए हैं, सीईओ कौन हो गए सर? श्री बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वही ये भी सर आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइस चेयरमैन? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सुमन बेरी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? देखो इंडिया में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए थे 73rd अमेंडमेंट से। 73rd अमेंडमेंट 1992, और म्यूनिसिपैलिटीज बनी थी 74th अमेंडमेंट 1992, ठीक है। बट अगर इससे पहले स्टेट्स में अपना अलग अलग तरह से लोकल गवर्नमेंट चलती थी, तो बट एक प्रॉपर लॉ के जरिए प्रॉपर इस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूट लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने वाला पहला स्टेट आपका राजस्थान था। सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूट इस ऑर्गेनाइज जो की गई, ठीक है। इस्टेब्लिश वर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड है ऑर्गेनाइज, क्योंकि पंचायत इंडिया में एक बहुत एंशियंट कंसेप्ट है, महाभारत के टाइम से चलता आ रहा है, बट ऑर्गेनाइज नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग। तो इसको एक ऑर्गेनाइज लेवल पे सबसे पहले राजस्थान ने किया था, उनका एक नागौर जिला है, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सबसे पहले इसको किया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। देखो पंचायत के लिए और भी स्टेट्स ने काम किया है, सबका अपना अलग अलग चलता था, ठीक है। बट एक जो ऑफिशियल लेवल पे ऑर्गेनाइज लेवल पे सबसे पहले किया तो दैट वाज राजस्थान, ठीक है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टैब्लिश तो मैं कह रहा हूँ एंशिएंट कंसेप्ट है ये आपका ना, ये अलग अलग स्टेट्स में चलता आ रहा है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज लेवल पे करने वाले में जो नाम आता है वो राजस्थान का आता है, ठीक है। चलो, तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने कहा ना स्टैब्लिश से ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ रहेगा ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज किसने किया? क्योंकि पंचायत हमेशा से एग्जिस्ट करी हैं, म्यूनिसिपैलिटीज एग्जिस्ट करी हैं, 1600 से एग्जिस्ट कर रही हैं, बट वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं थी। ऑर्गेनाइज वे में सबसे पहले राजस्थान ने किया, उसके बाद 74th अमेंडमेंट से लगभग लगभग पूरी कंट्री में हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत? पंचायत से कौन डील करता है? पार्ट 9, 10, 9A या 11? पंचायत से कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है? ABCD बताइए सर। डेविड जी अभी भी शायद हो रहा है। देखो अगर तैयारी करी है तो ये आंसर बनना चाहिए, बहुत आसान सवाल है ना, ये कहीं भी कोचिंग करके आए हो ये तो पढ़ाते ही होंगे, मैंने तो काफी पढ़ाया है इसको, ये तो सभी ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। पार्ट 9 सर किससे डील करता है? पंचायत से। आर्टिकल कहां से कहां तक जाते हैं? आर्टिकल 243 से 243O। पार्ट 9A किससे डील करता है सर? म्यूनिसिपैलिटीज से। आर्टिकल कहां से कहां तक जाते हैं? 243P से
243 ZG। ठीक है, एक और याद रख लेना, पार्ट 9B भी होता है। ये किससे डील करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। ठीक है, ये होमवर्क है, चेक करना पार्ट 9B कौन सी अमेंडमेंट से आया था और इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। पार्ट 9B, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए तो ये दो हैं, पार्ट 9, पार्ट 9A। ये 73rd अमेंडमेंट, ये 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो पंचायत कम्स विद द पार्ट 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21A वाला क्लियर है सर? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें आ रही हैं समझ में तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, देखो ये आपका रिवीजन क्लासेस चल रहा है। ठीक है, अब आपका 30 जुलाई को एग्जाम है, टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड है। तो अब सबसे पहले आप चीजों को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं रहा, अगर चीजें अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो अब इतना टाइम नहीं रहा कि एक एक चीज को फिर से प्रॉपरली नए सिरे से पढ़ो। अब चीजों को प्रायोरिटाइज करो। जैसे पॉलिटी में अभी आप सबसे पहले क्या पढ़ो, पॉलिटी में फोकस करो फंडामेंटल राइट्स और प्रेसिडेंट वाले पार्ट पे। ठीक है, ज्योग्राफी में आप फोकस करो आपका जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, इस पे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में तो सर अभी रिसेंट टाइम में इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो भी अभी जो अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। और बाकी वैसे हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, और वो भी गांधी जी के आने के बाद, आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी। 1915 के आगे की स्टोरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ये मैं यूडीसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हिस्ट्री के अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस में भी ध्यान रखना, जनरल साइंस में 3 पार्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसमें जो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में डिसीजेस वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बायोलॉजी में डिसीजेस वाले पार्ट को सबसे अच्छे करो। फिर उसके बाद फिजिक्स में कम सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कम देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री में आपका बेसिकली डील करता है जो गैसेस वाला पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट मेटल्स, मिनरल्स, है ना, और गैसेस वाला पार्ट वो अच्छे से करके चले आना। जैसे एमटीएस के क्वेश्चन में एमटीएस में पूछ लिया था लाफिंग गैस किसे कहते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करो जनरल साइंस में। इकोनॉमी को सबसे लास्ट में देखना, इकोनॉमी पे हो सकता है सवाल ही ना है, कई बार क्वेश्चन आता ही नहीं है इकोनॉमी से, है ना। चलो, तो पार्ट 20 सर एक ही आर्टिकल है। पार्ट 20 में अगर आप देखोगे एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोसीजर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाए। अब देखो एग्जाम की प्रायोरिटी ऐसे ही होती कि आपने बस इतना पढ़ लिया कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 आर्टिकल 368, इसको ध्यान रखना। अब क्या प्रोसीजर है, कैसे अमेंड किया जाता है, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो अभी उसको लेकर इतना टेंशन मत लो। ठीक है, उन चीजों को लेके इतना टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया पार्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? नागालैंड, आसाम, केरला, त्रिपुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, किस स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। बताइए सर।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो आसाम में है, केरला में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में नहीं है। ठीक है, नागालैंड में बिल्कुल भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहां पर अपना ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम चलता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? बताइए सर। तो प्रेजेंट में टोटल कितनी हाई कोर्ट है? 25। और जो 25th हाई कोर्ट है, सबसे लेटेस्ट जो हाई कोर्ट है वो है सर आपकी आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना, जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है दैट इज द लेटेस्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इशूज रिट्स अंडर आर्टिकल। रिट कब इशू की जाती है? रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। ठीक है, बाकी किसी और कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास ये सेम पावर है अंडर आर्टिकल 226। रिट्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे को ये बताओ, रेट्स 5 होती हैं। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं रेट्स हैं कितनी? 5 रेट्स हैं। क्या आपको नाम याद है? रिट्स क्या होता है? रिट्स एक स्पेशल ऑर्डर होता है, एक स्पेशल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, जिसके जरिए आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये इन जुडिशरी की स्पेशल पावर है जिसके थ्रू वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट्स इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के वायलेशन के लिए रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो 5 रिट्स हैं सर, ध्यान रखना। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस, ये सब पढ़ाई हुई चीजें हैं। सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। ऐसे भी याद रख सकते हो, पीसीएम हेडक्वार्टर, पीसीएम एचक्यू, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो। ठीक है, ये 5 रिट्स हैं, पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये पांचों रिट्स सुप्रीम कोर्ट के पास इशू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलो जी, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द फॉलोइंग। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। उसी तरह से हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? हाँ, अब यहां पर देखो गलती हो जाती है सर, यहां पर गलती हो जाती है, कई लोग गलती कर देते हैं, कई लोग क्या लगा देते हैं? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर यहां पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो जज जो है सर, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है। तो ये रिगार्डिंग प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है,
देखो ये सारे क्वेश्चन कांस्टेबल में भी काम आएंगे ना, क्योंकि ये एक ये कांस्टेबल, यूडीसी, एलडीसी, ये सब एक वैरायटी है एपीएसएसबी एग्जाम्स का। तो आप एपीएसएसबी के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये सारे क्वेश्चन रेलिवेंट है ना। चलो जी, तो ये आज का डिस्कशन था। इसके कल हम लोग फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉलिटी में। तो उम्मीद है आज कुछ सीखने को मिला होगा या फिर एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा। अब आपको सिंपल, अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अब आपके पास देखो टाइम का है, तो टाइम को उसी के अकॉर्डिंगली आप फिक्स कर लो, ज्यादा से ज्यादा टाइम अब आप अपना निकालो। अब इंडिविजुअल लेवल पे आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, ठीक है। टाइम ये वही अभी मॉर्निंग 8 AM रहेगा, अगर चेंज करूंगा 8 की जगह 9 तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब इंडिविजुअल लेवल पे सर आपको डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, आप कितना टाइम अवेलेबल करते हो। लेकिन मैं बस यही कहूंगा, टाइम अपना बेस्ट जितना दे पाओ उतना टाइम दो, और मैक्सिमम टाइम किस पर देना, क्वेश्चन लगाने पे देना है। अब चीजों को पढ़ने पे कम ध्यान देना है, क्वेश्चन लगाने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, ठीक है, कोई कोई डाउट पूछना हो, कोई आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9990784642, इस पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कल होगा, ये डेली होगा। अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, बस बीच में संडे हम ऑफ करेंगे, उसके अलावा ये डेली चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अभी तो सिर्फ एटीएम ही चलेगा टाइम, वो डिपेंड करता है ना सर, बाकी और क्लासेस का शेड्यूल क्या है उसके अकॉर्डिंग टाइम फिक्स होता है। बाकी देखो, अगर आप लाइव अटेंड नहीं भी कर पा रहे, कोई इश्यूज नहीं है, आपको इसकी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अब वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है सर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक द लेक्चर एंड शेयर विद योर कलीग्स। मिलते हैं सर हम लोग अब अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपका बीच में कोई क्लास आ भी रहा है, देखिए अब किसी ना किसी का कोई ना कोई टाइम बिजी रहेगा, सीधी सी बात तो देखो ये है ना। किसी का 8 AM बिजी है, किसी का 9 AM बिजी है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर आप लाइव नहीं भी कर पा रहे हैं, आपके पास इनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उनसे कंप्लीट कर लीजिए, है ना। ठीक है सर, है ना। ओके, गुड बाय।